हेलो एवरीवन, जय हिंद। जैसे कि हम लोग पहले वीडियो में हम लोग बात कर चुके थे हमारा आधुनिक इतिहास में हम लोगों ने अभी तक पढ़ा कि कौन कौन किस तरह से शासन करते हैं, कैसे कैसे हमारा आधुनिक भारत यहाँ से रेडी होता है। उसके बाद हम लोगों ने यूरोपीय कंपनियों के भारत का आगमन के बारे में बताया। मैंने यहाँ पर आपको डिस्कस किया था। सबसे पहले पुर्तगाली से आए थे, फिर आपका डेनिस आए थे, है ना। उसके बाद हम लोग बात किए थे अंग्रेज आए। जैसे कि हम लोगों ने यूरोपीय कंपनियों का आगमन के बारे में हम लोगों ने समझा यहाँ पर, और अंत में फ्रांसीसियों के बारे में हम लोगों ने देखा कि फ्रांसीसियों का भी युद्ध, है ना, किसी न किसी कारणवश होता है अंग्रेजों से। चलिए आज के हम लोग लेक्चर यहाँ से आगे बढ़ाते हैं और हम लोग देखते हैं क्या ब्रिटिश काल की प्रशासनिक और आपका आर्थिक नीतियां। देखिए ब्रिटिश काल की जो आपका आर्थिक और प्रशासनिक नीतियां हैं, यहां से शुरू होता है हमारा देश का एक प्रकार से कहीं ना कहीं नीतियों को लागू करना। और हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इसके प्रशासनिक नीति क्या होता है। जैसे कि हम लोग पॉलिटिकल में जैसे ही पढ़ेंगे वहां पर देखेंगे हम लोग कि 1773 ईस्वी का एक आपका रेगुलेटिंग एक्ट को पास किया जाता है अंग्रेजों के द्वारा भारत में। और यह एक्ट से ही हमें यह पता चल जाता है कि अंग्रेज जो है वो भारत पर किस तरह से वो प्रशासनिक रूप से और आपका संवैधानिक रूप से भारत पर एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। हालांकि ये जो एक्ट होता है, ये एक्ट कंपनी के हित में होता है, बट ये धीरे धीरे कंपनी की आड़ में अब भारत को या अपने चपेट में लेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पर नवीन स्वतः राज्य। ये सब घटनाओं होने के बाद यहाँ पर नवीन स्वतः राज्य के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। नवीन स्वतः राज्य क्या होता है सर, समझिएगा। यहीं पर हम लोग स्टार्ट करेंगे पेशवा शक्ति का विकास। पेशवा शक्ति का विकास शुरू होगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बालाजी विश्वनाथ में हम लोग पढ़ेंगे 1713 से लेकर ऑलमोस्ट हम लोग चलेंगे यहाँ पर 1720 तक। 1713 से लेकर 1720 ईस्वी तक हम लोग इनको पढ़ेंगे। और इनमें एक छोटी सी लेक्चर हम लोग जरूर लेंगे। क्यों? क्योंकि यहां से हम लोग सीखेंगे कि नवीन धर्मों का किस तरह से राज्यों का उदय होना शुरू हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बाजीराव प्रथम के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा लेक्चर लेंगे क्लास पे। और ये हमको आपको बताएंगे कि 1720 से लेकर 1740 तक ये किस तरह से हमारे 1720 से लेकर 1740 तक ये किस तरह से हमारे भारत पर एक हिस्सा बनते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग थर्ड नंबर में, और तीसरा नंबर का हम लोग बात करेंगे। यहां पर हम लोग देखेंगे कि इनको, है ना, कि बाजीराव प्रथम के बाद बाजीराव आते हैं। बाजीराव और इनको भी अगर हम लोग एग्जिस्ट करेंगे अपने हिंदुस्तान के आधुनिक भारत पर, तो ये 1740 से लेकर 1761 तक रहते हैं। 1740 से लेकर 1761 ईस्वी तक रहते हैं। यहां तक तो सब सही चल रहा है सर। इसके बाद हम लोग यहां पर बात करेंगे। अच्छा हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाजीराव के ही शासनकाल में पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था लमसम 1761 में। पानीपत का युद्ध 1761 को आपका बैटल ऑफ पानीपत ये देखा जाता है। इसके बाद हम लोग आएंगे धीरे धीरे और बात करेंगे हम लोग इसके अवध पर क्या कंडीशन होता है सर, इसके भी हम लोग एक लेक्चर पे समझने का कोशिश करेंगे। और अब इसके बाद हम लोग आएंगे किस पर, तो मैसूर पर। मैसूर का क्या घटना है सर? देखिए मैसूर का लेक्चर थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि यहीं पर हम लोग पढ़ेंगे सर, मैसूर के एक राजा थे जिनका नाम था हैदर अली का जो शासनकाल होता है आपका, अगर वो जब यहाँ पर राज करते हैं, वो 1760 से लेकर 82 तक, 1760 से लेकर 1782 तक वह एग्जिस्टेंस पर रहते हैं। और इसका बेटा ही का नाम होता है टीपू सुल्तान। हैदर अली और टीपू सुल्तान। हैदर अली रहते हैं 1760 से लेकर 1782 तक, और टीपू सुल्तान रहते हैं 1782 से लेकर 1799 तक। 1782 से लेकर 1799 तक
इन दोनों की कहानी को हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे क्लास में, जब हम लोग का लेक्चर चलेंगे तब, और आधुनिक भारत के लेक्चर होंगे उस समय, ताकि बच्चों को बहुत सारी चीजों को पता होनी चाहिए इनके बारे में। चलिए, अच्छा, मैं आपको एक और छोटी सी बात बता देना चाहता हूं आज डेमो क्लास में, कि अंग्रेजों के द्वारा जब मैसूर का मतलब दक्षिण भारत पर कूच किए, तो वहां पर आपका मैसूर के एक अंगल युद्ध हुआ था। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इसको समझ लीजिए। तो प्रथम अंगल मैसूर युद्ध याद रखिएगा, प्रथम मैं यहां लिख देता हूं, जो हुआ था वो लमसम हुआ था आपका 1767 से लेकर 1789 तक, 1767 1767 टू 1769 ईस्वी, ये याद रखिएगा। इसके 3 युद्ध हुए थे, इसमें 3 युद्ध हुए थे, याद रखिएगा। पहला हुआ 1767 से लेकर 1769 तक, दूसरा जो हुआ वह हुआ 1780 से लेकर 84 तक, 1780 से लेकर 84 तक, 1780 से लेकर 1784 तक। एक और हुआ आपका तीसरा आंगल युद्ध, तीसरा आंगल मैसूर युद्ध। ये जो हुआ, ये तीसरा आपका हुआ 1790 से लेकर 1792 तक। और एक युद्ध और हुआ था इसका, चौथा आंगल मैसूर युद्ध, यह हुआ था 1799 ईस्वी में। और ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा में से एक है, जब हम लोग आधुनिक भारत को पढ़ेंगे और हम लोग नवीन स्वराज्य के बारे में समझेंगे, तो यहां पर हम लोग देखेंगे इसके बारे में और अच्छे से समझने का हम लोग कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग जानते हैं क्या, इसके बाद हम लोग जानते हैं सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण। सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण, ये क्या होता है सर? सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण, इसको समझिएगा आप लोग। देखिए, सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण में आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा कि जब हम लोग सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण पढ़ते हैं तो यहीं पर शुरू होता है राजा राम मोहन राय जी की कहानी। और राजा राम मोहन राय एक बहुत बड़े ज्ञाता रहते हैं, जो ब्रह्म समाज का हम लोग देखते हैं। वो तकरीबन 9 भाषा के ज्ञाता होते हैं, बहुत बड़े प्रकांड विद्वान। आप लोगों ने सुना ही होगा सती प्रथा, आप लोगों ने सुना ही होगा विधवा विवाह। ये सारे के सारे दिन हमारे राजा राम मोहन राय जी का है। और इन्होंने, इनके बाद एक और हमारे शख्स थे जो कठियावाड़ा में उनकी जन्म हुई थी, लगभग आपको 1824 में गुजरात में। तो उनका जो नाम होता है वो है हमारे दयानंद सरस्वती जी। दयानंद सरस्वती जी के बारे में आपको क्लास में बताएंगे, लेकिन थोड़ी सी इनकी मैं आपको परिचय करवा दे रहा हूं, क्योंकि राजा राम मोहन राय के बारे में तो सब कुछ पढ़े भी हैं और हम ये लेक्चर हम लोग इसमें लेंगे। दयानंद सरस्वती जी के बारे में मैं क्या बताऊं कि भारत को इन्होंने ही कहा था कि वेदों की ओर लौट चलो। यूरोपियन स्टडी को आप अपना तो रहे हैं, लेकिन हमारे यूरोपियन स्टडी के साथ साथ हमारे देश में हमारा वेदों का भी स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने कहा था कि भारत एक असहिष्णुता देश नहीं है, सहिष्णुता देश है, और भारत को उल्टा वापस हमारे वेदों की तरफ आनी चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सरस्वती जी ने कहा था, दयानंद सरस्वती जी ने कहा था। और ये सामान्य योग है, इनके मानने योग्य बात होंगे। क्यों? ब्रह्म समाज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो ये बताएंगे आपको, और आर्य समाज के बारे में। तब यहां पर हम लोग हर चीज को एक बार क्लियर करना चाहेंगे इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं हम लोग 1857 की क्रांति, 1857 का विद्रोह। हालांकि 1857 के विद्रोह के बारे में तो बहुत लोग बहुत कुछ जानते हैं, इसमें से मेन फैक्ट एक आते हैं क्या। तो अभी मैं 1857 के बारे में थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूं आपको, कि जो मंगल पांडे के द्वारा गोली मार दिया गया था उनके अपने, है ना, जनरल को, और उन जिनके कारण ये पूरा देश में आग सुलग गया था। एक कारण ये भी था कि कर का बहुत ज्यादा लग जाना। कर क्या सर? टैक्स का भी बहुत ज्यादा लग जाना। हालांकि भारत इतनी सहसुलता है कि वो अपने अंदर जो प्रताड़ित हो रहा है उस प्रताड़ित को देखने के लिए और उससे सहते सहते एक ना एक दिन कभी ना कभी तो वो गुस्सा फूटेगा ना। तो जब फूटा था सर, उस समय 1857 का विद्रोह हुआ। और ये विद्रोह जब हुआ तो भयानक भारत में एक भूकंप आया, और ये भूकंप भारत को एक नीति की तरफ ले गया और उनका सोच को डेवलप कर दिया। इसीलिए हम लोग 1857 को अलग से पढ़ते हैं और इसको समझने का कोशिश करते हैं।
मैं आपको आश्वासन देता हूं कि इसमें से एक भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो लेक्चर में आप उसको नहीं समझ पाएंगे। अब जितने भी बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, बीपीएससी, जेपीएससी, आईएएस, आईपीएस, सीजीएल, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, उस सारे तैयारी का मैं इसमें ट्रिक वाइज में आपको ले चलूंगा क्लास के लेक्चर के दौरान। और लेक्चर को आप रिपीटेड करके देखिएगा ताकि आपको कॉपी कलम की भी जरूरत ना पड़े। बस आप लोग एक छोटा सा नोटबुक लेकर बैठेंगे और इसको सारी चीजों को बनाने का कोशिश करेंगे। मैं बहुत जल्द कोशिश कर रहा हूं कि ज्योग्राफी का भी मैं लेकर आऊं एक डेमो क्लास, उसके बाद लेक्चर क्लासेस में हम लोग इसको अपलोडेड देंगे। मैं कोशिश करूंगा कि अकाउंट्स का भी बना दूं ताकि कोई बच्चे अगर अकाउंट्स को लेकर आ रहे हैं तो अकाउंट्स का भी हम लोग शेड्यूल वाइज में देख सकें, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकें। तो आई होप सो कि मेरा 1857 की जो अभी वीडियो आएगी आपको, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा। इसको आप लोग समझिएगा। मैं एक से एक ट्रिक दूंगा ताकि आपको ये सब सारे लेक्चर्स याद हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और हम लोग बात करते हैं क्या राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण। देखिए राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण शुरू होता है 1885 से लेकर 1905 तक। थोड़ा सा मैं समझाना चाहूंगा 1885 का डेट ही क्यों सर, यही डेट को आपने क्यों मेजर किया, तो उसके पीछे की वजह है। देखिए 1857 की क्रांति तो हो गई जिसमें से भारत ने, है ना, अपना पूरा एफर्ट लगाया। हालांकि हार जाता वो अलग बात है, लेकिन हार के बाद जीत है। जीत हमें घमंड सिखाती है, हार हमें एक्सपीरियंस। तो कहीं ना कहीं 1857 के विद्रोह के बाद यह हार हमें एक्सपीरियंस दे दिया कि नहीं, अब हमारे इस तरह से लड़ाई करें तो हम लोग अपना देश को आजाद नहीं करा सकते हैं, या फिर हमारे देश में कुछ बदलाव नहीं हो सकता है। तो यह प्रथम चरण आने का कारण यही था। 1885 में 1885 में कांग्रेस पार्टी का गठन, और ये यहां से लेकर 1905 तक बंगाल विभाजन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है समझने का। यहीं पर हम लोग समझेंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण होने की स्थाप क्या था। तो इसमें हम लोग एक अच्छा सा लेक्चर रखेंगे ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। दूसरा चरण जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे बंगाल का विभाजन, यानी कि बंगाल का विभाजन यहां से शुरू होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, इसके पीछे कारण क्या है, ये हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। देखिए इसमें हम लोग देखेंगे कि बाद में जाकर बंगाल के विभाजन होने के बाद कांग्रेस का विघटन शुरू हुआ। यह कांग्रेस का जो विघटन है, याद रखिएगा, मैं यहां पर लिखना चाहूंगा ताकि आप लोग समझें। कांग्रेस का विघटन, कांग्रेस का विघटन, कांग्रेस का विघटन के बारे में जब आपको बताएंगे, ये लगभग हुआ था 1907 में। तो यहां पर अस्तित्व में कांग्रेस तो 1885 में आ गए, और हम लोग कांग्रेस धीरे धीरे यहां पर, है ना, एक्सटेंड करने लगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना अगर देखा जाए तो यह लगभग 1906 में, और उसके बाद मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार, यह लगभग देखा जाए तो 1909 में इसका समय काल होता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे दिल्ली दरबार। आपको यह बात जानना बहुत जरूरी है, दिल्ली दरबार क्या है सर। देखिए सबसे पहले समझिएगा, दिल्ली दरबार, जब भारत 1991 के पहले बंगाल का विभाजन नहीं हुआ था, तो उस समय भारत जो है, इसकी राजधानी वेस्ट बंगाल थी, कलकत्ता, वेस्ट बंगाल। धीरे धीरे इसे बदलकर दिल्ली किया गया लगभग 1911 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेलवे में भी पूछा गया है क्वेश्चंस को बहुत बार। तो दिल्ली दरबार हम लोग यहां पर पढ़ेंगे और दिल्ली के बारे में हम लोग समझेंगे। इसके बाद जो पूरा दुनिया में एक तबाही हुआ था, उस तबाही का नाम था प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध 1900 डेट, तो 1914 को यह हुआ था, 1914 को, 18 तक था। और उसके बाद भी तो प्रथम विश्व युद्ध से ही बहुत कुछ लोगों ने सीखने को मिला, बहुत लोगों का दिमाग खुला, वो लोग शिक्षित लोग समझें इसको। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता, यहीं पर आप देखा जाए तो 1916 के बाद महात्मा गांधी जी जब गए थे चंपारण एपिसोड पर,
नील की खेती का विद्रोह आप लोग जानते ही होंगे, पढ़े ही होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता दूं तो यहीं पर सबसे पहले केपी कृपलानी जी से वो मिलते हैं, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर से होकर वो गुजरते हैं और वह चंपारण के धरती पर लात रखते हैं और विद्रोह को शुरू करते हैं, जो कि भारत इसमें महात्मा गांधी जी जीत जाते हैं। और जीतने के बाद महात्मा गांधी को एक आस मिल जाता है कि जब इतनी बड़े साम्राज्य को, अंग्रेज को मैं हरा सकता हूं, तो कहीं ना कहीं ये छोटी सी जीत भी मेरा आगे जाकर बहुत बड़ा बलिदान रखेगा भारत के लिए। तो यहां पर हम लोग सोचेंगे। उसके बाद होम रूल लीग आंदोलन, होम रूल लीग आंदोलन, यह आपका जो आंदोलन है यह 1916 में ही होता है, होम रूल 1916 में। उसके बाद हम लोग बात करेंगे मॉन्टगोयू की घोषणा आपको 20 अगस्त 1917 को, मॉन्टगोयू याद रखिएगा, मॉन्टगोयू 1917 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग जानेंगे तीसरा चरण के बारे में, हम लोग बहुत कुछ समझेंगे। यहीं पर पढ़ेंगे हम लोग महात्मा गांधी जी के बारे में। महात्मा गांधी जी का पूरा जीवन पढ़ेंगे, उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक सारा कुछ हम समझेंगे। उनकी संघर्ष किस तरह से रहा, किस तरह से भारत पर, है ना, भारत दक्षिण अफ्रीका, गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उनका भी क्या कंडीशंस था, वो भी हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पर 1919 का रोलेट एक्ट। 1919 का रोलेट एक्ट क्या था, ये थर्ड में हम लोग बात करेंगे, संघर्ष में, चरण में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, ये हम लोग समझेंगे। यह कब हुआ था, 1919 के लगभग ये भी हुआ था आपका, 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसी में हम लोग पढ़ेंगे खिलाफत आंदोलन, यहीं पर हम लोग समझेंगे खिलाफत आंदोलन क्या थी। इसके बाद हम लोग समझेंगे क्या, असहयोग आंदोलन जो 1920 से लेकर 1922 तक हुआ था, 1920 से लेकर 1922 तक, 1920 से 22 तक असहयोग आंदोलन, ये भी बहुत बड़े आंदोलन में से एक थे। उसके बाद हम लोग आएंगे चोरा चोरी कांड। चोरा चोरी कांड जो है 1922 में हुआ था, 1922 में चोरा चोरी कांड ये हुआ था मेरा 1922 में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो स्वराज पार्टी 1923 में, 1923 में स्वराज पार्टी के बारे में हम लोग समझेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण 1924 से लेकर 1934 तक, 1924 से लेकर 1934 तक था क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण। यहाँ दूसरा चरण के बारे में, आंदोलनकारी के बारे में हम लोग समझेंगे। इसके बाद हम लोग समझेंगे साइमन कमीशन। साइमन कमीशन 1927 को क्या हुआ था सर। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट 1928 में, याद रखिएगा 1928 में नेहरू रिपोर्ट पास होता है। और उसके बाद लाहौर अधिवेशन 1929 को जानेंगे। फिर हम लोग चलेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसके बाद हम लोग समझेंगे। उसके बाद आता है प्रथम गोलवेज, ये आपका होता है लगभग 12 नवंबर 1930 को, और एक होता है आपका 19 जनवरी 1931 को, याद रखिएगा। उसके बाद दूसरा गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन आपका लगभग होता है 1931 से लेकर, है ना, 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक। उसके बाद तीसरा गोलमेज सम्मेलन अवज्ञा आंदोलन भी हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, पढ़ेंगे थोड़ा सा, जो लगभग 1932 से 1934 तक होता है। इसके बाद सांप्रदायिक संपाट को हम लोग पढ़ेंगे और वह 1932 के बारे में समझेंगे उसमें। उसके बाद आता है पूना समझौता जो 1932 में होता है, पूना समझौता। उसके बाद हम लोग जानेंगे, ठीक है, तीसरा गोलमेज सम्मेलन। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से लेकर 24 दिसंबर 1932 तक ये सम्मेलन रहता है। उसके बाद हम लोग समझेंगे क्या, तो भारत सरकार का अधिनियम 1935। यहीं पर भारतीयों को यह समझ में आ गया था, है ना, कि अब हम लोग को आजादी चाहिए। और ये बात यहां तक कि ब्रिटिशर्स को भी पता चल गया था कि भारत अब आजादी चाहता है 1935 का अधिनियम से। क्योंकि जब हम लोग पॉलिटिकल में भी आएंगे तो आपको बताएंगे कि 1935 का नियम आने का कारण क्या था और किस तरह से यह मॉडिफाई करके यहां तक पहुंचा था। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कांग्रेस समाजवादी पार्टी के बारे में, ये समझेंगे हम लोग अच्छा से। उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसमें, अगस्त का प्रस्ताव 1940 में। और इसी के बीच में थोड़ा सा आपको हम दूसरे विश्व युद्ध के बारे में बता देना चाहेंगे जो 1939 में होती है, 45 में खत्म होता है। इसके बाद मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग, ये भी हम लोग समझेंगे। उसके बाद क्रिप्स प्रस्ताव को भी समझेंगे हम लोग 1942 में। और फिर भारत छोड़ो आंदोलन 1942
में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था हमारे भारत का, जो बहुत ज्यादातर पर लोग जागरूक हो चुके थे। समझे, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। आजाद हिंद फौज यहीं पर शुरू होता है, आजाद हिंद फौज के बारे में, और हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या कि नौसेना विद्रोह क्या थी, है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे, धीरे धीरे आएंगे भारत का स्वतंत्रता के बारे में, भारत स्वतंत्र कैसे होता है 1947 में, ये चीज हम लोग पूरा का पूरा कंडीशन को समझेंगे। तो फिलहाल मॉडर्न हिस्ट्री में आपको एक शॉर्ट डेमो के तौर पर देने की कोशिश किया, क्योंकि इसके क्लासेस अभी स्टार्ट होना बाकी है। मैं चाहता हूं कि झारखंड, बिहार या फिर धनबाद, हमारे जो शहर के जितने भी लोग हैं जो देख रहे हैं वीडियो, जो समझ रहे हैं, वो अपनी तैयारी को अच्छा से करें। देखिए, मैं आज भी जीएस जो पढ़ा रहा हूं, ये पैसे के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं। आज भी आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं ओनली 100 रुपीज फीस चार्ज करता हूं, 100, जो पूरे इंडिया में आज तक किसी टीचर ने नहीं लिया। कि मैं अपने शौक के लिए पढ़ाता हूं। मैं कोशिश करता हूं कि जो बच्चे साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स 10, 12 चलने के बाद, पास होने के बाद जो तैयारी करना चाहते हैं, गवर्नमेंट नौकरी को लेना चाहते हैं, तो वो सारे बच्चों के लिए स्वागत है मेरी दुनिया में। वेलकम टू माई किंगडम, उन लोगों की स्वागत है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने स्तर से जो पढ़ा रहा हूं, जो कोशिश कर रहा हूं, अपने डेमो के अकॉर्डिंग आपने देखा, ये लेक्चर अब जब शुरू होगी तो हम लोग यहाँ पर नोट्स के साथ पढ़ेंगे। यहां तक कि जो नोट्स मैं आपको दूंगा, उसी नोट से भी मैं पढ़ाऊंगा, यानी कि ये खुद का लिखा हुआ मेरा नोट्स आपका चलेगा। हालांकि थोड़ा सा आपका क्लासेस को भी गैदरिंग है, मेरे छोटे से क्लास है, उस क्लास को ही मैं अपना चाहता हूं कि और बेहतर से कर पाए। और मैं सारे बच्चों को न्योता देता हूं, मैं इन्विटेशन देता हूं ऑल ओवर इंडिया से, जहां से भी हो, जिनके पास नहीं है पढ़ने का पैसा, एकदम नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है, तो आप मेरे दरबार आइए, हम आपको पढ़ाएंगे। जीएस की आप टेंशन मत लीजिए, आई विल ट्राई माई बेस्ट। मैं कोशिश करूंगा कि जहां तक हो, एज मच एज पॉसिबल, हम आपके वहां तक आपका सहायता करेंगे। YouTube के माध्यम आने का कारण मेरा नहीं है, मेरे स्टूडेंट्स के हैं, जो आज यहाँ पढ़ रहे हैं कि सर YouTube पर आइए, आप YouTube पर आइए, सर आपका एक्सप्लेनेशन, आपका शेड्यूल कितना तगड़ा है सर, तो आप कोशिश कीजिए बनाने का। बस हम कोशिश करते हैं कि बस 100 रुपीज इसलिए रखते हैं ताकि मुझे यकीन हो कि आप पढ़ेंगे, बस इसकी वजह से, और कुछ नहीं है। मैं जितना मेरे पास है हम उतना में ही आपका कोशिश करेंगे बनाने का। बट आप लोगों को स्वागत है, दुर्गा पूजा का पावन चल रहा है, हम लोग कोशिश करेंगे दुर्गा पूजा के बाद लेक्चर का शुरुआत करेंगे प्राचीन भारत का नामकरण। उसमें देखिएगा, आपका वो वीडियो ऑनलाइन भी आएगा, आपका यूट्यूब पर भी आएगा, और उन लोगों को धनबाद के या झारखंड के, बिहार के, उसके बाद भी और बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनके टीचर्स हैं, आप उनसे भी पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बट मेरे दरबार पर आप लोग का बिल्कुल स्वागत है, आप आइए, देखिए हमारे क्लासेस को क्या होता है, नहीं होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्लास को रखेंगे। तब तक आज के क्लासेस हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।